हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। माई सेल्फ मोहित चल तिवारी और मैं वापस से आ गया हूँ पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट लेकर। हाँ जी भाई, तो बात ये है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से अपना जो नेशनलिज्म इन इंडिया है वो आगे बढ़ रहा था। तो 4 स्टेज हमने देख लिए थे, जलियांवाला बाग की बात हमने कर ली थी। आज हम बढ़ते हैं अपने 5वें स्टेज की तरफ, जो कहता है स्टेजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो भाई साहब, नॉन कोऑपरेशन के क्या क्या स्टेज थे ना, हमने देखा था ना उस दिन की खिलाफत मूवमेंट किससे मिल गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। तो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्या क्या स्टेज थे, कैसे अनलॉक हुआ और किस तरह से फैला, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है? सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स। भैया गांधी बाबा ने बोला कि देखो, जिसको भी गवर्नमेंट ने कोई टाइटल दे रखा है, टाइटल मतलब क्या होता है? जो नाम के आगे लगाते हैं ना, जैसे अब अपने इंडिया में आप देखते हो ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब चीजें मिलती हैं। तो टाइटल बेटा क्या होता है? जो हमें उपाधि मिलती है। बहुत लोग टाइटल और सरनेम में कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं मेरा टाइटल है तिवारी, मेरा टाइटल है पांडे, मेरा टाइटल है शर्मा। तो मेरे भाई, टाइटल नहीं, उसको सरनेम कहते हैं। ठीक है? टाइटल वो होता है जो आपको कोई प्रदान करता है सम्मान पूर्वक। जीवन में ऐसा काम करो कि कोई तुमको टाइटल दे। जैसे मेरा टाइटल क्या है? बीइंग स्कॉलर। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। तो टाइटल क्या होता है? उस वक्त ने बोला कि आपको अंग्रेज सरकार ने जो भी टाइटल दिया है उसको आप क्या कर दो? सरेंडर कर दो कि भाई अपना टाइटल तुमको मुबारक हो। फिर आता है बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। जो लोग सिविल सर्वेंट हैं, उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल रहे हैं, उनको बोला कि देखिए आप इंडियन है ना, तो आप ये काम नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, अंग्रेज देखते हैं फिर कैसे संभालेंगे। फिर क्या आता है? आर्मी, पुलिस। आर्मी और पुलिस के लोगों से ही बोला गया कि जो लोग आप लोग इंडियन लोग हैं, एटलीस्ट आप लोग कम से कम नन कोऑपरेट करिए। आप ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करिएगा तो उनका सिस्टम नहीं चल पाएगा। उनका सिस्टम नहीं चल पाएगा तब उनकी समझ में आएगा कि भारतीयों की कितनी जरूरत है, और भारतीयों का जरूरत का ख्याल उनको रखना पड़ेगा, है ना। फिर बात आती है कोर्ट्स की। कोर्ट में कौन जाता है भाई? आप ना, 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 आप लॉयर थोड़ी हैं। अच्छा, बनिएगा, ठीक है, बनिएगा तब देखा जाएगा। तो कोर्ट में जाते हैं लॉयर, तो जो लोग वकील होते हैं। तो भाई साहब, वकीलों से कहा गया कि आप एक काम करिए, आप कोर्ट जाना बंद कर दीजिए। यानी नॉन कोऑपरेशन करना है, कोऑपरेट नहीं करना है। आप कोर्ट जाना बंद कर दीजिए। कोर्ट नहीं जाइएगा तो केस नहीं चलेगा, केस नहीं चलेगा तो काम रुक जाएगा, काम रुक जाएगा तो अंग्रेजों को दिक्कत तो होगी भैया। तो जो लॉयर्स थे वो कैसे नॉन कोऑपरेट करेंगे? कोर्ट्स ना जाके। अब स्कूल की बात आ गई तुम्हारी बात। सोच रहे थे ना? बिल्कुल। तो तुम्हारी बात में ये कहा जाता है कि बच्चों और टीचर्स, इन दोनों से कहा गया कि आप लोग स्कूल ना जाएं। किस लिए? अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल फंक्शनिंग नहीं करेगी। एनी हाउ हमारा एक ही उद्देश्य था, जो वर्किंग है ना गवर्नमेंट की, उस वर्किंग को रोक देना, जो काम चल रहा है उसमें खलल डाल देना। तो इन सब स्टेप्स के थ्रू हम वो चीज कर सकते थे। ये सब किया गया। फिर है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। जो भी चीजें बाहर से आ रही हैं, अंग्रेज जो चीज भेज रहे हैं वो फॉरेन गुड्स है हमारे लिए। इंडियन गुड्स जो हैं वो हमारे मार्केट में बहुत कम अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ से कपास ले जाते थे, कॉटन लेके जाते थे, और वहां पे टेक्सटाइल ला के हम ही बना के बेचते थे, और हमारी खादी चली। तो फॉरेन गुड जो था उनका बॉयकॉट करना। कई जगह लोगों ने ना लिकर शॉप को लूट लिया था। लिकर मतलब वही, खैर, लिकर मतलब यहाँ पे क्या है? शराब, है ना। तो वो जो पौआ, अद्धा, ये सब चीजें जो होती है ना, वो पॉपुलर से नेम होते हैं, ये सब है जो आप लोग जानते हो अपने लोकेलिटी के थ्रू। ये देखो, मैं बार बार बोर्ड से टकरा जा रहा हूँ, इरेज हो रहा है। आई ट्राई टू बी हियर। तो अब देखो, हाँ जी, तो हुआ ये कि बहुत लोगों ने दारू की दुकानों को भी लूट लिया। बोला हम भी नॉन कोऑपरेट करेंगे, हम भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, दारू की दुकान लूट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट है। लोगों ने इस तरह से क्या किया? पॉपुलर सपोर्ट गेन किया। थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, मजाक शुरू में कर दिया मैंने आज। तो इस तरह से पॉपुलर सपोर्ट उन्होंने गैदर किया कि भाई साहब ठीक है, अब ये हम नॉन कोऑपरेट करेंगे तो अलग अलग जगह के लोग जब कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट जुटेगा, और सपोर्ट जुटता है तो मूवमेंट चल निकलता है। लास्ट पॉइंट कहता है सीडीएम विल बी यूज, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे तब जब रिप्रेशन, यानी हमें दबाया जाएगा, हमारे साथ कुछ ब्रुटैलिटी की जाएगी, तो हम क्या यूज करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। अब ये जो स्टेज है ना नॉन कोऑपरेशन का, ये 3 स्टेज में डिवाइड हुआ था। पहला था मूवमेंट इन टाउन, तो ये टाउन की मूवमेंट थी, पढ़ लिया हमने। दूसरा था रेबेलियन इन कंट्री साइड, यानी भाई साहब जो थोड़े से कंट्री साइड वाले इलाके थे, जो कुछ रूरल इलाके थे, कुछ थोड़े से गांव वाले इलाके थे, छोटे शहर थे, वहां कैसा था रेबेलियन?
तो हमने यहाँ रेबेलियन इन कंट्री साइड को दो पार्ट में बांट दिया, पहला पीजेंट्स और दूसरा ट्राइबल। जो पीजेंट्स थे उनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक काफी फेमस नाम थे वहां पे, और इन्होंने ही अवध किसान सभा की आगे चल के स्थापना की थी। तो बाबा रामचंद्र किसको लीड कर रहे थे? पीजेंट्स मूवमेंट को। मूवमेंट अगेंस्ट जमींदार, अगेंस्ट हाई रेंट, बेगार, ईटीसी। और ये जो मूवमेंट था वो इसलिए था क्योंकि जमींदारों का दिमाग सर चढ़ चुका था। अब ये लोग क्या कहते थे? हाई रेंट मांगते थे, खास करके जो पेमेंट होती थी ना टाइमली देते नहीं थे वर्कर्स को, और बेगारी करवाते थे। बेगार क्या है? बेगार वही है जो हम कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बट विदाउट पेमेंट काम कर रहे हैं। करोगे आप? नहीं करोगे। तो वही बेगार था। तो बेगार का थोड़ा सा उस वक्त चलन था। तो बेगार के अगेंस्ट भी इस पीजेंट्स आंदोलन हुआ था, जिसको कौन लीड कर रहे थे? बाबा रामचंद्र। थर्ड, सेटिंग अप किसान सभा विथ मेनी ब्रांचेस। तो अवध किसान सभा जो है वो पहला किसान महासभा सेट किया गया। कई सारे किसान महासभा को सेट किया गया उस टाइम पे, जिनमें से अवध किसान महासभा एक था। तो इसके भी कई सारे ब्रांचेस आगे चल के सेट किए गए अलग अलग जगहों पे। तो कंट्री साइड में रेबिलियन कैसे चला? बिल्कुल ऐसे चला कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स थी वहां के लोगों की, पीजेंट्स की, उन पीजेंट्स के प्रॉब्लम को कंसिडर करके और एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें वहां की जो अथॉरिटी थी उसके अगेंस्ट हमने क्या किया? नॉन कोऑपरेट। अब बात करते हैं ट्राइबल्स की। ट्राइबल्स को कौन लीड कर रहा था? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी, अल्लूरी, पुर्री, अल्लूरी, ऐसे याद करने का टेक्निक है। मुझे एक्चुअली साउथ के नाम आपको पता है थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं जब स्कूल में था मुझे याद नहीं होता था, तो मैं ऐसे ही पूड़ी छोले ऐसे करके याद करता था। तो अल्लूरी सीताराम राजू, आलू आ गया ना इसमें, तो आलू की पूड़ी अल्लूरी। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? इसके लीडर थे। इनका अब अलग मोटिव था। यहां पे आपने देखा पीजेंट्स क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्योंकि हाई रेंट, बेगारी, ये सब प्रॉब्लम थी इनकी। लेकिन ट्राइबल्स की क्या प्रॉब्लम थी? ट्राइबल्स की प्रॉब्लम थी फॉरेस्ट लॉज। बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे जिसमें यह बोला गया था कि फॉरेस्ट को इनक्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था। अब भाई जो ट्राइबल्स हैं वो तो हमेशा से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है ना अपने लिविंग के लिए, चाहे वो लकड़ी लाना हो, फ्रूट्स लाना हो, जो भी चीजें हो, होल उनकी पूरी लिविंग जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है। अब आपने क्या किया? फॉरेस्ट बंद कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया, आपने नियम लगा दिए, तो ये लोग कहां जाएंगे? मर जाएंगे। इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? रेबेलियन किया। इसको लीड कौन कर रहे थे? अल्लूरी सीताराम राजू। अब ये जो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री अभी मैंने बोला ना कि रुकने मतलब फॉरेस्ट में जाने पे इनके प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो वही रेस्ट्रिक्शन था इनकी एंट्री पे। दे यूज्ड वायलेंस। अब पीजेंट्स ने वायलेंस का यूज अभी तक नहीं किया है, लेकिन ट्राइबल्स ने अपने आंदोलन में वायलेंस का यूज कर दिया, क्योंकि ट्राइबल्स होते ही थोड़े से वो हुला लाला हु वाले। बचपन में सीरियल देखते थे कि कोई आदमी भूले भटके जंगल में पहुंच गया। अब वहां के जो ट्राइबल वाले हैं उनको पकड़ लिए उनको पेश किया जाता था वहां के राजा के सामने, और नहीं तो कड़ाही में डालते थे और सब हुलू लुलू ऐसे करके भाला ऐसे करते रहते थे और बलि चढ़ाई जाती थी। खैर वो सब फैंटेसी कहानियां हैं, उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। यहाँ ट्राइबल्स बेसिकली वो हैं जो मेन स्ट्रीम लाइन से कटे हुए हैं। यानी हम लोग तो शहरों में हैं, हमें पीवीआर से लेके बिग बाजार तक की नॉलेज है, लेकिन उन्हें नहीं पता इन चीजों के बारे में, क्योंकि वो स्ट्रीम लाइन से शुरू से थोड़ा सा अलग है। तो इनको ने वायलेंस का यूज किया। इन्हें लगा कि भाई ये हमें मार देंगे, इससे बढ़िया हम इन्हें निपटा देते हैं। ही परसुएडेड टू वियर खादी एंड गिव अप बोतल का बात बताता हूं। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने बोला कि देखिए हमें खादी पहनना चाहिए। इन्होंने इस मूवमेंट के थ्रू काफी खादी का प्रचार भी किया, क्योंकि अल्टीमेटली गांधी जी के थॉट्स को ये फॉलो करते थे। साथ ही साथ अपने लोगों से बोला पीना बंद करो और खादी पहनना शुरू करो। तो ये दो अलग अलग क्या थे? सिचुएशन थे। ये रेबेलियन जो है कौन सा? नॉन कोऑपरेशन का। पहले हमने देखा कैसे शहरों में चला, फिर हमने देखा गांव में क्या स्थिति थी। अब देखते हैं स्वराज इन प्लांटेशंस। स्वराज एक वर्ड आ गया है। अब इस स्वराज वर्ड का क्या मतलब है? स्वराज वर्ड का मतलब है खुद का राज, है ना? तो स्वराज यानी हम किसी फॉरेन कंट्रोल के अंदर नहीं रहेंगे, हम और ज्यादा कॉलोनियल नेशन बन के नहीं रह सकते हैं, ठीक है? तो प्लांटेशंस में कैसे हुआ नॉन कोऑपरेशन और कैसे आई स्वराज की भावना, आइए देखते हैं। सबसे पहले इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, एक एक्ट पास हुआ था जिसमें यह बोला गया कि जितने भी वर्कर्स प्लांटेशन में काम कर रहे हैं उन्हें प्लांटेशन में ही रहना है और वो वहां से बाहर नहीं जा सकते हैं। ये कोई बात हुई भला? क्योंकि उन्हें डर था बाहर जाएंगे तो किसी रैली वैली में वो शामिल हो जाएंगे, हो सकता है कल को प्रोटेस्ट करने लगे, तो बाहर की दुनिया से कटे रहेंगे तो यहाँ काम में लगे रहेंगे। लेकिन नहीं, आंदोलन एक ऐसी चीज है जिसको जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच के ही मानती है। तो कहता है
इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? नो परमिशन टू गो होम, मेनी वर्कर्स हेडेड होम्स, और कुछ वर्कर्स थे उसमें, होते हैं ना कुछ, आप में से भी कुछ हैं स्टूडेंट हेवी ड्राइवर टाइप, तो कुछ वर्कर भी हेवी ड्राइवर थे, कहीं से कूद फांद के निकल गए घर, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उस वक्त रेलवे सेवा बंद चल रही है। ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा था उस टाइम पे कि कंट्री थोड़ी सी रुकी हुई थी। तो भाई साहब ये गए, जाने को तो चले गए, बेचारे बहुत पीट के लाया गया। तो जहां जहां वर्कर मिलते थे अंग्रेज पकड़ पकड़ के लाते थे और उनके साथ बहुत ही बुरा सुलूक किया गया। अगले पॉइंट में मैंने लिखा है कॉट एंड ब्रॉट बैक विथ ब्रूटल ट्रीटमेंट, तो पकड़ पकड़ के वापस लाया गया और बहुत ही बुरा सुलूक इनके साथ किया गया। ठीक है, अब ये हमने ये देख लिया कि स्टेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन क्या क्या थे, पहले शहर में, फिर गांव में, और फिर प्लांटेशन में। अब बात करते हैं सीडीएम की तरफ, हम किस तरह से बढ़े सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। सीडीएम नहीं पढ़ा रहा हूं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं हम कैसे बढ़े हैं सीडीएम की तरफ। तो हम इसमें यहाँ पे ये देखेंगे कि हमने कैसे कदम बढ़ाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। तो पहला चीज क्या है कि विड्रॉल ऑफ एनसीएम ड्यू टू वायलेंस। मैंने बोला था ना, गांधी बाबा ने जितने आंदोलन शुरू किए थे उन सबको उन्होंने वापस लिया था। क्यों? क्योंकि हर आंदोलन में गांधी बाबा के वायलेंस होने लगा था। तो यहाँ भी आपने देखा ना किस तरह का वायलेंस हो गया, ट्राइबल्स ने वायलेंस किया, फिर उसके बाद इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाले जो मजदूर भाग गए थे वो भी पिट गए, अलग अलग जगहों पे भी उस वक्त छोटे छोटे क्लैशेस हो रहे थे, यानी वायलेंस हो गया। गांधी बाबा बोले कि अरे मैं ये तो नहीं चाहता था कि मेरे आंदोलन की वजह से वायलेंस हो, तो इस आंदोलन को क्या करो, बंद कर दो। तो इस तरह से जो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये जब बंद हुआ, क्यों? क्योंकि वायलेंस हो रहा था। दूसरा, मेनी लीडर वांटेड टू कम टू पॉलिटिक्स। अब इस आंदोलन के चक्कर में गांधी बाबा का सपोर्ट करते करते बहुत सारे लीडर पक गए थे। उन्होंने बोला यार ये आंदोलन करके सड़क पे लाठी खाने से बढ़िया है कि चुनाव लड़ो, हम लोग नेतागिरी करते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, पार्टी बनाते हैं और अंग्रेजों से उन्हीं की भाषा में बात करेंगे। बड़ा आसान लग रहा है, लड्डू है ना, मिल जाएगा। खैर ठीक है, तो ये भी एक कदम बढ़ा किसकी तरफ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। फिर आता है सीआर दास। सीआर दास मत पढ़ना, सीआर नहीं है, सीआर दास, चितरंजन दास पूरा नाम था इनका। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड स्वराज पार्टी। तो उस वक्त काफी सारे लोग थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे, सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, और कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अपने अपने रास्ते अलग किए। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम जब आजादी लाएंगे तो भाई हम क्यों फाइट नहीं कर सकते हैं, हमारी सेना जब अंग्रेजों की तरफ से लड़ सकती है तो अंग्रेजों की तरफ से क्यों नहीं लड़ सकती है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक और फैक्ट बता दूं, सुभाष चंद्र बोस ही इकलौते ऐसे इंसान थे जो हिटलर से उनकी सेना मांगने चले गए थे, हिटलर से सेना मांग के लाए भी, बट इंटरनल पॉलिटिक्स ने सुभाष चंद्र बोस को आगे नहीं आने दिया। फिर कभी इस बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, अभी हम यहां देखते हैं। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने क्या किया, पार्टी बना ली जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। अदर्स लेड एजिटेशंस, और बाकी सब क्या करते थे, एजिटेशन मतलब थोड़ा सा मूवमेंट चलाया उन्होंने, विद्रोह किया जिसमें सुभाष चंद्र बोस और वैसे नेता जो चाहते थे कि नहीं पॉलिटिक्स से नहीं, जब भी आजादी आएंगी तो लड़के आएगी, हम फाइट करके लेंगे। ठीक है, छठा पॉइंट हो गया, हमने कैसे 3 कदम बढ़ा दिए हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। अब देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। तो पूरे विश्व में 1930 में एक भयंकर क्या आया, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब सब लोग डिप्रेशन में नहीं गए थे, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, यानी आर्थिक मंदी आई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइसेस स्लैश्ड। आर्थिक मंदी आती है तो सबके प्राइसेस पे असर पड़ता है, सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो डूबता है। तो भाई जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे उस पर असर पड़ा और एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ही कम हो गए, 1926 से कम होना शुरू हुए थे और 1930 आते आते कोलैप्स। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, तो भाई अपने यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बात है ना, अब आपके यहाँ प्रोडक्शन भी तो कम हुआ है, अब कहीं आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं आपके आइटम की, प्राइसेस खत्म हो चुकी हैं, तो एक्सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा, और एक्सपोर्ट ही नहीं है तो एक्सपोर्ट से भी हमारी अर्निंग है, एक्सपोर्ट ही नहीं है तो अर्निंग होगी नहीं होगी। तो ये सब चीजें वर्ल्ड वाइड चल रही हैं जिसका असर हमारे यहाँ भी पड़ा। पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू गिव रेवेन्यू, पीजेंट्स को तो और दिक्कत है ना, जो फसल है उसका पैसा नहीं मिला क्योंकि वो बिक नहीं रहा है, जो बिक रहा है वो औने पौने दाम पे बिक रहा है, तो उसका क्या है, उससे जो पैसा मिल रहा है अपना खर्च नहीं चल पा रहा है, तो भाई रेवेन्यू कहां से भरेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई रेवेन्यू हटा भी दो, लेकिन अंग्रेज सरकार ने बोला ना, रेवेन्यू तो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो झेलो।
एट साइमन कमीशन 1928। अब आप सोच रहे होगे कि सर 1930 आपने पहले बता दिया, 1928 बाद में। तो सुनो भाई, थोड़ा दिमाग लगाए होते तो मैंने बताया था कि 26 से प्राइसेस घटने शुरू हुए थे, तो इसीलिए 26 से 30 वाली बात पहले बता दी। अब साइमन कमीशन की बात करते हैं। तो इंडिया में ना साइमन कमीशन से पहले क्या हो रहा था कि सब लोग आजादी 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 चिल्ला रहे थे कि हमें आजादी दे दो, आजादी दे दो। अंग्रेजों ने कहा अरे सुनो, आजादी के लायक हो, मतलब समझते हो आजादी का? इतना बड़ा नेशन है, संभाल लोगे तुम लोग? आजादी 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 चिल्ला रहे हैं। इन्होंने बोला हाँ संभाल लेंगे। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट ही तो है ना, चैप्टर का नाम क्या है, नेशनलिज्म। तो ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, नेशनलिस्ट मूवमेंट की तीलियां हैं, आगे तो लग रही है धीरे धीरे। तो अंग्रेज सरकार ने सोचा वहां पे कि यार इतना क्या उन लोगों ने अचानक से सीख लिया, ऐसा क्या नेशनलिज्म उनका जाग गया है, चलो जरा देख के आते हैं। तो एक कमीशन बनाया जिसके हेड थे सर जॉन साइमन, इसलिए नाम रखा गया साइमन कमीशन। 1928 में बना। इट वाज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये मैं बता चुका हूं। टू सी द सिस्टम ऑफ वर्किंग एंड सजेस्ट चेंजेस। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हम इंडिया चल के इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे भी देते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन भी जाता है इंडिया का, तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी बात हो भी गई है तो एक बार चल के देखते हैं कि अगर वहां का सिस्टम काम भी कर सकता है तो कैसे काम कर सकता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे चेंजेस सजेस्ट करते हैं। तो चलो एक बार इंडिया का रिव्यू लेके आते हैं। हम लोग मूवी का रिव्यू करते हैं ना भाई, तो इंडिया का ये लोग क्या करने आ गए, रिव्यू करने आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया का रिव्यू करने तो आए, लेकिन भाई किसी इंडियन मेंबर को अपने कमीशन में नहीं रखा। अब एक बात बताओ, लड़की देखने जाते हैं लोग, शादी होती है, ठीक। अब शादी में लड़के वाले लड़की वाली दो पार्टी हैं। लड़के वाले जाते हैं लड़की वाले को देखने, आई मीन लड़के वाले जाते हैं लड़की को देखने, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मीडिएटर। एक फूफा नहीं तो एक चाचा नहीं तो एक मामा जरूर होते हैं जो ये रिश्ते की बात ले जाते हैं। तो ये मीडिएटर रहता है ना, जो दोनों साइड की बात करता है, दोनों साइड जिसका कॉमन होता है। तो वही मीडिएटर एक होना चाहिए ना भाई, जो उधर भी रहे इधर भी रहे। यानी हमारे यहां अगर कोई लड़की आएगी बहू बन के, तो उस इंसान को, पहले जो इंसान रिश्ता ला रहा है, वो हमारे परिवार की समझ रखता होगा, और वो ये भी समझ रखता होगा कि हमारे परिवार में कैसी लड़की चलेगी। तो यही चीज यहां नहीं थी। ये लोग आ गए सब बारात लेके, आई मीन रिश्ता लेके आ गए साइमन कमीशन वाले, लेकिन अपने में कोई इंडियन मेंबर को नहीं रखा उधर से। भाई तुम लड़की वाले के यहां जा रहे हो और तुम्हें मालूम ही नहीं है कि वहां क्या सिचुएशन है, तो तुम घंटा समझोगे? तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो ना तो तुम फूफा हो, ना मामा हो, ना मौसा हो, फिर क्यों आ रहे हो? भाग यहां से। यही बात बोला किसने? इंडिया के लोगों ने। जब ये कमीशन आया लाहौर में, बताया ना पहले लोग आते थे पानी के थ्रू, तो लाहौर में जब ये कमीशन आया, नारे लगे, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। ठीक है, नारे लगे, जो लोग नारे लगा रहे थे उन पे लाठियां चलाई गई। उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो है, डेथ हो गई उनकी। तो कहने का मतलब कि हमसे तुम हमारी बात करने आ रहे हो और हमारा ही कोई तुम में नहीं है। वाह, शायरी हो गई। तुम आए हमसे हमारी बात करने और हमारा ही कोई तुम्हारे बीच नहीं। हाँ, ठोको ताली। ठीक है, तो ये इंडिया में आए इंडिया की सिचुएशन देखने, लेकिन इनको यही नहीं पता कि किसी इंडियन मेंबर को रखना चाहिए, तो सिचुएशन ये समझ नहीं सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ी, अब ये लोग आए तो उस वक्त जो है इंडिया को कौन देख रहे थे? लॉर्ड इरविन देख रहे थे। तो लॉर्ड इरविन ने देखा 1929 में साइमन कमीशन से बातचीत करने के बाद उन्होंने बोला कि देखो यार भाई, जो भी तुम हो, नेहरू वेहरू जो भी लोग लीडर्स हैं इंडिया के, हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं। मतलब फंक्शन तो करेगा, बट किसके नाम के अंदर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। मजाक चल रहा है? फिर तो गुलाम ही रहने दो ना यार, क्या फायदा फिर ऐसे फंक्शनिंग का, वहां भी तुम अपनी चलाओगे। ठीक है, अब आता है लाहौर सेशन 1929। तो जब ये डोमिनियन स्टेटस की बात हुई, तो लाहौर सेशन 1929 में हुआ, जिसको हेड किया जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाने का इन्होंने घोषणा किया कि भाई कुछ भी हो जाए, 26 जनवरी 1930 को क्या बनेगा? इंडिपेंडेंस डे बनेगा। ठीक है, प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इसी लाहौर सेशन में इन्होंने ये किया कि भाई अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। एक थोड़ी सी बैकग्राउंड में भी कहानी है, जो किताब पढ़ेंगे वो बोलेंगे अरे सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बताया नहीं आपने।
तो सुनो, जब ये डोमिनियन स्टेटस इन्होंने प्रपोज किया था ना, तो उन्होंने बोला था कि एक तो डोमिनियन स्टेटस ले लो, और दूसरी बात गांधी बाबा तुम आओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हमारे साथ बैठो, हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चर्चा का कुछ घंटा मतलब नहीं निकला, गांधी बाबा मुंह लटका के चले आए, और अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की तरफ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ अपनी बात को लेके जाना पड़ा। गांधी बाबा देखे कि भाई आज तक जो भी आंदोलन हमने किया सब तो फेल हो गया, अब करें तो करें क्या, क्योंकि आंदोलन से वो उनको अभी भी ये लग रहा था ना कि हर एक आम आदमी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखो मेरा मैं तो बोलता हूँ गांधी बाबा सुनिए, आप आम आदमी को पिटवा के खुद भागे आते थे, है ना। या तो गांधी बाबा कहीं अपनी सुरक्षित जगह पे हैं, या तो जेल में हैं। पिट कौन रहे हैं, इंडियंस जो फॉलोअर हैं वो पिट रहे हैं। और जब ज्यादा पिटाई हो गई, मूवमेंट वापस ले लो, मूवमेंट वापस ले लो। इसी वजह से उन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सपोर्ट नहीं किया था। गांधी जी को कई लीडर्स ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था कि देखो गांधी बाबा हमको तुम पे भरोसा नहीं है, तो मूवमेंट वापस ले लोगे, इसलिए हम माफ करो हमको। तो गांधी जी देखे कि मूवमेंट का तो अब कुछ चांस है नहीं, और थोड़ा सा हमको दिखना है कि भाई हम भी तो हैं, हम भी तो आजादी की बात कर रहे हैं। उन्होंने साल्ट मार्च की बात की। साल्ट मार्च मतलब मार्च में खरीदा जाने वाला साल्ट नहीं है। साल्ट मार्च, मार्च मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पैदल यात्रा करना। अब देखो, सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो समुद्र किनारे आराम से बनती है, उबाल लो, समुद्र के पानी से नमक बनता है। तो भाई साहब इस पे भी क्या टैक्स देना पड़ेगा, समंदर अपना, पानी अपनी, नमक हमारा, टैक्स हम क्यों दें। इन्होंने कहा हाँ ये बढ़िया मैटर मिला है। ये बोले कि साल्ट टैक्स खत्म करो, सॉल्ट टैक्स खत्म करो। अंग्रेज बोले नहीं खत्म करेंगे। बोलो, बोले नहीं खत्म करोगे तो हम सॉल्ट मार्च करेंगे, यानी डांडी तक जाएंगे साबरमती से और वहां नमक निकालेंगे। अंग्रेज बोले यार ये पागल है, छोड़ो, ये ऐसे ही बोलता है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। अंग्रेजों ने इस बार गांधी जी को लाइटली लिया था, सीरियसली नहीं लिया था। अब देखिए, गांधी जी एरो लेटर एरो इरविन, यानी गांधी जी ने इरविन को लेटर भेजा जिसमें क्या लिखा था, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, कि भाई देखो इरविन ऐसा है, सॉल्ट टैक्स हटा दो, हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारा नमक, तो हम तुम्हें टैक्स क्यों दे भाई इसके लिए। इरविन बाबू जो हैं कोई जवाब ही नहीं दिए, नो रिस्पॉन्स। गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च विद 78 वॉलंटियर्स, अपने साथ 78 लोगों को उन्होंने उठाया, चलो डांडी। तो पूछे क्या करना है गांधी जी डांडी जाके, नमक निकालेंगे। अब ये भी बोले क्या करते भाई, चलो। साबरमती टू डांडी इन्होंने सफर तय किया, 240 माइल इन 24 डेज। गांधी ऑब्टेन्ड सॉल्ट एंड ब्रोक सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930। तो 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचे। वहां पे इन्होंने, डांडी गुजरात में ही पड़ता है, वहां इन्होंने क्या किया, नमक निकाला और सॉल्ट लॉ को तोड़ा। और रास्ते में जब आ रहे थे तो जितने भी लोग मिलते थे, महिलाएं, बच्चे, बड़े लोग, पूछते थे कहां जा रहे हैं, नमक निकालने जा रहे हैं, तुम लोग भी क्या करो, इस दिन नमक निकालो, कानून तोड़ो। तो उस दिन कई लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में, मतलब जहां जहां तक ये मैसेज पहुंचा था, लोगों ने सॉल्ट निकाल के कानून तोड़ा था। तो एबोलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ यही था। और इसी के बाद से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। गाना सुने हो ना, बंदे में था दम, वंदे मातरम। तो बंदे में थोड़ा दम तो था, जिसने सॉल्ट लॉ के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की चिंगारी लगा दी थी। तो ये चिंगारी वहां लग चुकी है, लेकिन समय आ गया है क्लास की चिंगारी को बुझाने का, क्योंकि समय यहां पे हो रहा है। अब अगली क्लास में बेटा जी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हंस नहीं रहा हूं बता रहा हूं कि एक हंसी आ रही यार, अब क्या करूं। ठीक है, फाइन, सीरियस सीरियस सीरियस। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी वापस ले लिया था। इसी वजह से हंसी आ रही थी, गांधी बाबा वापस लेने में बहुत मास्टर आदमी थे। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी क्या किया था, वापस ले लिया था। और इसी वजह से क्या कारण रहे होंगे कि गांधी बाबा ने वंदे मातरम की जगह सिविल डिसोबीडियंस को वापस लिया, कुछ तो कारण रहे होंगे। क्या वापस वायलेंस हुआ था, पता नहीं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे अगली क्लास में कि अलग अलग लोगों के लिए ये स्वराज, ये आजादी, इसके मायने क्या थे। ठीक है, ये नेशनलिज्म, ये सबके लिए अलग अलग था, तो क्यों था और कैसे था। और एंड में हम देखेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप हुई। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज बुधवार है, थोड़ी लेट नाइट आपको वीडियो मिल रही है। उसके बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार,
शनिवार, मोस्ट प्रोबेबली शनिवार की रात तक आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, या हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए, कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे। तो इकलौता दोस्त आपका याद है ना कौन, बीइंग स्कॉलर, आपसे फिर हाजिर होगा आपके सामने एक नई वीडियो लेके जो इस लेक्चर का कंटिन्यूएशन होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग।